इस चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर 4th स्टार्ट कर। सबसे पहले रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड तो कंसीडर a body having angular momentum L और एंगुलर मोमेंटम L जो है किसके बराबर होता है? वेक्टर क्वांटिटी है, किसके बराबर होगा? R क्रॉस P वेक्टर के। ठीक है, हमें निकालना रिलेशन इसका एंगुलर मोमेंटम का टॉर्क के साथ क्या रिलेशन होगा। ठीक है, टॉर्क मतलब टो, एंगुलर मोमेंटम मतलब एल। तो ये रिलेशन तो हमने कर लिया पहले, एल इक्वल्स टू आर क्रॉस पी, यहीं से करेंगे। तो एज एल वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएट बोथ साइड with respect to time। तो d by dt of L that is equals to d by dt of r vector क्रॉस p वेक्टर। अब इसको डिफरेंशिएट करने का क्या तरीका है? तो सबसे पहले r को डिफरेंशिएट करेंगे, p अलग रहेगा, फिर r अलग कर देंगे, किसका डिफरेंशिएट करेंगे? p का, है ना। तो यही तरीका, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ a इंटू बी। तो डिफरेंशिएशन ऑफ, तो पहले a लिख दो, a डिफरेंशिएशन ऑफ b, और उसके बाद b डिफरेंशिएशन ऑफ a प्लस। तो डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू, ने पहले r ही लिख लिया, r, और डिफरेंशिएट किसका करेंगे? p वेक्टर का। ठीक है, और प्लस में p वेक्टर लिखेंगे और डिफरेंशिएट किसका करेंगे? r वेक्टर। अच्छा, अब बताओ जरा एक बार, आर डी आर अपॉन डी टी क्या होता है? v। p मतलब क्या है? मोमेंटम, है ना। तो डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू आर। अच्छा मुझे बता, डी डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या पता है क्या होता है? या फिर देखो, छोड़ दो, और तरीके से बताता हूँ। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? फोर्स। ठीक है, अगर नहीं पता तो ये चीज साइड में यहाँ देखो, तो डी पी अपॉन डी टी है। अगर मैं पी को क्या लिख सकता हूँ? मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, मास कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो डी वी अपॉन डी टी ये बचा। डी वी अपॉन डी टी क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो एम इंटू ए क्या होता है? फोर्स। तो डायरेक्ट भी कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज नोन एज फोर्स। ठीक है, तो इसकी जगह अब मैं क्या लिख सकता हूँ? ये आर वेक्टर है और यहाँ क्या लिखूं? बीच में क्रॉस है, इसे क्या लिखूं? आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ऐसा लिख सकें। प्लस में ये मोमेंटम है, मोमेंटम को क्या लिख दें यहाँ पे? मास इनटू वेलोसिटी, और क्रॉस में ये क्या हो गया? ये भी वेलोसिटी। वेलोसिटी का वेलोसिटी में क्रॉस प्रोडक्ट कराओगे तो आंसर क्या आएगा? अब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, फॉर्मूला क्या है? ए बी साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट में ए बी साइन थीटा, और डॉट में ए बी कोस थीटा। तो वी और वी दोनों सेम ही तो हैं। अब सेम फिजिकल क्वांटिटी ए क्रॉस ए कह दो, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 0। तो साइन 0 की वैल्यू,
साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो ये पूरी टर्म हमारी क्या हो जाएगी, जीरो। तो किसी का भी क्रॉस प्रोडक्ट कराओगे उसी क्वांटिटी में तो आंसर क्या होगा, जीरो। ठीक है, तो v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर का आंसर होगा जीरो। तो ये हमारा कितना आया फिर अब, तो ये आ गया dl अपॉन dt दैट इज इक्वल टू r क्रॉस f और प्लस में जीरो। और तो हम इसे लिख सकते हैं dl अपॉन dt इक्वल टू r क्रॉस f का हमने अभी फॉर्मूला किया था, ये क्या होता है, तो ये रिलेशन है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड। क्लियर है ये रिलेशन। नेक्स्ट अब है इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज। दो प्रकार से बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में हो सकती है। एक इक्विलिब्रियम होगा ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम और एक होगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम का मतलब ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है, जो सीधा सीधा बॉडी का मोशन हो। तो अगर सीधा सीधा मोशन हो रहा है, कोई बॉडी है जा रही है, तो इस पर नेट फोर्स क्या हो, अगर जीरो, तो बॉडी कैसी होगी, इक्विलिब्रियम में। जितना फोर्स सामने की तरफ है उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में भी है, यानी कि नेट फोर्स क्या हो बॉडी पे, जीरो। तो वो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में होगी। इसका मतलब है कि बॉडी जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी दिशा में चलती रहेगी, जिस वेलोसिटी से जा रही है उसी वेलोसिटी से चलती रहेगी, ना डायरेक्शन चेंज होगी ना वेलोसिटी। और रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, यही तो है। तो उस पर नेट फोर्स क्या होगा, जीरो, अगर वो कैसी हो, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। दूसरा इक्विलिब्रियम है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है कि नेट फोर्स जीरो, रोटेशनल इक्विलिब्रियम है कि नेट टॉर्क जीरो। अगर मैं इसे ऐसे पाइवेट पे रख दूं, पिवेट पे ऐसे रख दूं, तो ये बॉडी अभी बैलेंस है, ठीक। अगर इधर से इस पे ऐसे फोर्स लगाया जाए तो ये बॉडी ऐसे रोटेट करेगी, इधर से फोर्स लगाऊं तो ऐसे करेगी, लेकिन दोनों तरफ से लगाऊं तो, अब इधर से फोर्स लगाया तो बॉडी में टॉर्क आया ऐसा, इधर से लगाया तो आया ऐसा, लेकिन दोनों तरफ से लगाया तो दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट। तो अगर ये दोनों टॉर्क हमारे इक्वल हैं, दोनों टॉर्क इक्वल हैं, तो बॉडी रोटेट नहीं करेगी। दैट मीन्स वो कैसी होगी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। बात आ रही समझ। तो दो तरह के हमारे क्या होंगे इक्विलिब्रियम, एक होगा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और एक होगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो ट्रांसलेशनल क्या है, ए रिजिड बॉडी सेड टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इफ इट रिमेन्स एट रेस्ट। अगर वो रेस्ट में है तो कैसी रहे, रेस्ट में, या मूव कर रही है तो मूव करती रहे विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब इसके लिए क्या होना चाहिए, फॉर दिस नेट एक्सटर्नल फोर्स और द वेक्टर सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी और सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या होना चाहिए, जीरो। ठीक है, तो अब हमें क्या पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये लीनियर मोमेंटम किसके बराबर होता है, न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से, एक्सटर्नल फोर्स के। और अगर हमारी एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो तब डी पी अपॉन डी टी जीरो है, तो ये जो मोमेंटम है ये क्या होगा, कांस्टेंट, इसमें चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स पी हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और पी क्या होता है भाई, ये होता है मास इनटू वेलोसिटी, ये कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब मास तो कांस्टेंट है ही है, दैट मीन्स उसका वेलोसिटी भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो v हमारा क्या हो जाएगा, तो अगर वो जीरो पे है तो जीरो पे ही रहेगी, चल रही है किसी वेलोसिटी से तो उसी वेलोसिटी से चलती रहेगी, अगर हमारा नेट फोर्स क्या हो, जीरो। ये बात हमें पता है, बस एक लैंग्वेज है, बताने का एक तरीका है, अदरवाइज ये चीज़ें हमने पहले भी पढ़ ली। ठीक है, हमें पता है कि अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स नहीं लगेगा या नेट फोर्स जीरो होगा तो उसका वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। क्यों, एक्सेलेरेशन कितना होगा उसका, जीरो, एक्सेलेरेशन भी जीरो होगा तो वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी। यही है न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी, यही है। नेक्स्ट है ट्रांसलेशनल, अब क्या आ गया, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम का देखो यहाँ पे ये हमने एक बॉडी कंसीडर की और इसे कहते हैं पिवट, है ना। पिवट मतलब ऐसे एक ब्लेड टाइप स्ट्रक्चर होगी, ऐसी एक तरफ से शार्प और एक तरफ से ऐसे प्लेन है, जैसे यूँ रखी है। तो इस पे पिवट पे क्या है, बैलेंस है। तो हमने इस पे फोर्स लगाया इसे ऐसे रोटेट करने के लिए, ऐसे रोटेट करेंगे तो ये रोटेशन कैसा हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करने के लिए इधर की तरफ फोर्स लगाया,
ठीक है। आर्म ऑफ एक्शन कितना है इसका, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जहां से वो रोटेट कर रही है वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या कहते हैं, आर्म ऑफ एक्शन। तो इसका आर्म ऑफ एक्शन मान लो कितना है, d1। ठीक है, तो ये बॉडी इस फोर्स की वजह से ऐसे रोटेट करेगी एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका जो टॉर्क होगा यहाँ पे टो 1, ये हमारा कितना होगा, d1 इंटू F1, आर्म ऑफ एक्शन इंटू में फोर्स। अच्छा, ये जो टॉर्क आप इधर की तरफ एक फोर्स लगाया आपने, अब ये फोर्स लगाया कितना, F2, ये कितनी डिस्टेंस पे लगाया, इसका आर्म ऑफ एक्शन कितना है, d2, है ना। इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे आपके यहीं पे। तो ये जो फोर्स इधर की तरफ लगाया, इसकी वजह से बॉडी कैसे रोटेट करेगी, क्लॉकवाइज। तो इस टॉर्क को हम कहेंगे नेगेटिव। अगर एक टॉर्क हमारा, वैसे ये फोर्स की तरह है, आप इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हो, सब प्लस मान लोगे, तो दूसरी तरफ का फोर्स क्या होगा, माइनस। तो अब रोटेशन में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज को प्लस मानना, तो क्लॉकवाइज को क्या मानोगे, माइनस। तो जो ये हमारा टॉर्क होगा टो 2, ये कितना होगा, माइनस d2 मल्टीप्लाई बाई F2। अगर इस बॉडी है बेटा, अगर इस बॉडी पे नेट टॉर्क आपका क्या है, या सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल टॉर्क, या फिर नेट एक्सटर्नल टॉर्क हमारा क्या है, 0 है, तो बॉडी हमारी कैसी होगी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। दैट मीन्स अगर ये टो 1 और टो 2 में ये दोनों ऐड कर दूं, अगर मैं इसे ऐड करूं टो 1 प्लस टो 2, और ये क्या आ रहा है 0, तो बॉडी रोटेट नहीं करेगी, और वो कैसी होगी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। इसका मतलब टो 1 क्या है हमारा, d1 इंटू F1 माइनस ये कितना है, d2 इंटू F2। तो मैं इसे माइनस को इधर लेके जाऊं तो d1 इंटू F1 हमेशा बराबर होगा किसके, d2 इंटू F2 पे। क्लियर है पॉइंट। तो ये हमारा इस तरह की जो चीजें क्या होंगी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रोटेशनल इनर्शिया। अब दो चीजें हैं। अब एक इनर्शिया होता है जब ट्रांसलेटरी मोशन में, ट्रांसलेटरी मोशन में अगर किसी बॉडी को सीधे सीधे चला रहे हो, या फिर सारे पार्टिकल्स, ट्रांसलेटरी मोशन आपको पता है ना कि सारे पार्टिकल्स बॉडी के, पूरा सिस्टम के पार्टिकल्स सबकी वेलोसिटी क्या हो, सेम, सबसे पहले यही कराया था। ठीक है, तो वैसी कंडीशन में जब सारे पार्टिकल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हो, यानी कि रोटेट ना कर रहे हो किसी तरीके से भी, ठीक है, तो वैसी स्थिति में जो बॉडी का इनर्शिया होता है वो किसके बराबर होता है, उसके मास के। यही इसका लो ऑफ इनर्शिया भी है कि लो ऑफ इनर्शिया कहता है कि इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। जितना उसमें मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। दैट मीन्स कि अब उसकी स्थिति को चेंज करने के लिए आपको फोर्स भी उतना ही ज्यादा अप्लाई करना होगा जितना उसका मास होगा। स्थिति चेंज करने का मतलब है कि बॉडी रेस्ट में है तो आप चाह रहे हो कि मोशन में आए, मोशन में है तो चाह रहे हो कि रेस्ट में आए। तो अपनी स्थिति को, उसकी बॉडी की स्थिति को आप चेंज करोगे तो आपको उतना ही ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें इनर्शिया उतना ही ज्यादा है। ठीक, लेकिन अगर सपोज मेरे पास क्या है, कोई दूसरी एक बॉडी है और उसे मुझे ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कराना, क्या कराना है, रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन कराऊं तो देखो इसका एक मास है पर्टिकुलर, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसे इस एक्सिस पे रोटेट कराऊं तो आराम से रोटेट हो रही है, इस एक्सिस पे तो आराम से रोटेट होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस एक्सिस पे रोटेट कराऊं तो अब मुझे दिख रहा है कि इनर्शिया क्या है यहाँ पे, ज्यादा है। तो केवल मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, जो इनर्शिया है, जो उसका स्टेट को चेंज करने वाली बात है, वो केवल मास पे डिपेंड नहीं कर रही, और वो कुछ और चीजों पे भी डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो रोटेशन में जो इनर्शिया होगा उसमें केवल मास नहीं होगा, हाँ मास होगा लेकिन केवल मास नहीं होगा, दूसरी चीजें भी होंगी। अब क्या होंगी भी हम समझेंगे। ठीक है, तो अब रोटेशन में जब बॉडी रोटेट करती है तब उसका जो इनर्शिया होता है उसे अकेला इनर्शिया ना बोल के हम क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रोटेशनल इनर्शिया, यानी कि रोटेशन के टाइम पे जो इनर्शिया है। ठीक, तो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे ए क्वांटिटी दैट मेजर्स द इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन ऑफ ए बॉडी। रोटेटिंग बॉडी के इनर्शिया को मेजर करने वाली एक क्वांटिटी जो होगी उसको रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसे हम कैसे निकालना है, तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे एक बॉडी या एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ऐसा हमने कंसीडर किया एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल जो रोटेट कर रहा है, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल हैं। सपोज ये पार्टिकल है जिसका मास कितना है m1, पोजीशन एक्सिस से इसका दूरी कितना है r1। यहाँ पे एक पार्टिकल कंसीडर किया, इसका मास कितना हो गया m2, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी कितनी है
r2। यहाँ एक पॉइंट कंसीडर किया, इसका मास सपोज है mn और पोजीशन जो है एक्सिस से कितनी है r n, मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे m1 m2 m3 बहुत सारे होंगे, ठीक। उनके पोजीशंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या होंगे, अलग अलग। ये एक्सिस है रोटेशन की, इस एक्सिस के लोग हम क्या करा रहे हैं इसे रोटेट, दैट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब सिंपल सी बात है, देखो इनर्शिया हमारा होता है, इनर्शिया का मतलब है कि बॉडी अपना स्टेट चेंज करने के लिए बॉडी को कितना ज़्यादा अनविलिंगनेस दिखा रही है, कितनी हटी है, मतलब हम उसका बॉडी इनर्शिया, हम उसका स्टेट चेंज कर रहे हैं तो हमें कितना एफर्ट करना पड़ रहा है। जितना आप ज़्यादा एफर्ट करोगे उसके स्टेट को चेंज करने के लिए, उसमें उतना ही इनर्शिया होगा। तो सिंपल सा है, अगर मैं ऐसे रोटेट करा रहा हूँ, अब इनर्शिया मुझे कम लग रहा है, लेकिन क्या लग रहा है कम, बजाय किसके कि मैं से कैसे रोटेट कर रहा हूँ ऐसे। तो इस कंडीशन में और इस कंडीशन में क्या अंतर है, तो जब मैं इसे ऐसे रोटेट कराऊंगा तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, ये होगा, ये जो बीच में सलाइन जा रही है पास हो रही है, इस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट हो रही है। तो यहाँ अंतर ये है कि जब ऐसे रोटेट कराऊंगा तो इसके जितने भी पार्टिकल्स होंगे वे इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से उनकी दूरी क्या है, कम, ये सारे पार्टिकल्स पास पास है। लेकिन जब इसे मैं ऐसे रोटेट कराऊं तो अब इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, ये इसके अलोंग मैं रोटेट करा रहा हूं, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पार्टिकल्स की दूरी क्या है, ज्यादा। तो पार्टिकल्स जिनको हम रोटेट करा रहे हैं, पूरे सिस्टम के सारे पार्टिकल जिनको आप क्या करा रहे हो, रोटेट, तो उन पार्टिकल्स की एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी आप जितनी ज्यादा रखोगे उसके रोटेशन उतना ही ज्यादा मुश्किल होगा, ठीक है, रोटेशन उतना ही ज्यादा मुश्किल होगा, यानी कि इनर्शिया उसके अंदर उतना ही ज्यादा होगा। तो यहाँ पे जो इनर्शिया है वो एक तो मास पे डिपेंड करेगा और दूसरा पार्टिकल्स के डिस्टेंस पे कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी है। तो हमने एक सिस्टम कंसीडर किया जिसके अंदर कितने पार्टिकल्स थे, n, सबके मास m1 m2 और उनकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस क्या है, पोजीशन क्या है, r1 r2 इस तरह की। तो ऐसा एक पार्टिकल हमें कंसीडर करना। सो कंसीडर consider a system of particles having mass m1 m2 mn and placed at position r1 r2 rn from the axis of rotation, from the axis of rotation, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, पूरे सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन होगी इस पूरे सिस्टम की, वो क्या होगी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी का जो एक सम होगा वही पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी होगी। तो दैट इज इक्वल्स टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ all the particles of the system, of the system, ठीक। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन क्या है, पहले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बताओ क्या होगी, यहाँ पे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी है पूरे सिस्टम की, पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी है, इसकी होगी हाफ, हाँ, m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ
एम एन वी एन स्क्वायर तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, कंप्लीट सिस्टम का हम क्या लिखेंगे, हाफ m1। अब जो आपने यहाँ लिखा v1, तो v1 v इक्वल्स टू ओमेगा में रिलेशन क्या है इसका v का, r ओमेगा, v इक्वल्स टू क्या होगा r इंटू ओमेगा, वही निकाला था ना हमने। सो v1 की वैल्यू अगर मैं r में रखूं तो क्या लिखोगे यहाँ पे, v1 इज r1 ओमेगा, तो r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। एक बात और, ये जो हम इस सिस्टम को रोटेट कर रहे हैं, इसका जो रोटेशन का एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या है, सेम एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहा है, रोटेट। तो यहाँ पे लिख दो द सिस्टम इज रोटेटिंग द सिस्टम इज रोटेटिंग विद सेम एंगुलर स्पीड ओमेगा। अब ये देखो ये पॉइंट, क्या इन सब का ओमेगा अलग अलग हो सकता है, बताओ आप। अगर मैं एक सिस्टम को ऐसे रोटेट करा रहा हूं तो इनका ओमेगा तो सबका क्या होगा, सेम ही होगा, अलग अलग इनका ओमेगा नहीं हो सकता है ना, क्या होगा, सेम ही होगा। क्योंकि ओमेगा मतलब क्या है कि एक पार्टिकल अगर एक सेकंड में 4 चक्कर लगा रहा है तो सारे ही पार्टिकल एक सेकंड में कितने चक्कर लगा रहे होंगे, 4। तो नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकंड वो सेम रहेंगे और फ्रीक्वेंसी सेम है, तो एंगुलर वेलोसिटी या स्पीड भी क्या रहेगी, सेम। यानी कि जो एंगल है वे सारे पार्टिकल सेम एंगल कवर करेंगे इन सेम टाइम, तो सबके ओमेगा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। हाँ, वेलोसिटी सबकी क्या होंगी, अलग अलग, क्योंकि अब जैसे कोई भी ये पार्टिकल अगर रोटेट करेगा तो इसका जो रोटेशन का सर्कल है ना वो क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। अब रोटेशन का सर्कल ज्यादा है तो स्पीड भी क्या होगी, ज्यादा। अब रोटेशन का सर्कल छोटा होगा तो स्पीड भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। कौन सा बोर्ड, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, ये लड़का भाई है, भाई है। अब तो कोर्स भी खत्म होने वाला है यार, एक केमिस्ट्री तो खत्म ही होगी में अपना। अब आज टेस्ट है इनका, कल भी टेस्ट होगा, परसों से, ठीक है। कहाँ जाया करो, कौन चीज, मासूम का भाई है, अरे साल चला गया, आया था, पहले ही सुधरे टाइम लगा। हाँ जी, हो गया यार इसका भाई। अरे साल खत्म हो गया, छूट गया ना वो, अभी वो अलग से टाइम दूंगा और परसों से आना शुरू कर दे, ठीक। इन सभी पार्टिकल्स का जो एंगुलर स्पीड है क्या रहेगा, सेम ओमेगा। तो अब यहाँ पे v1 का वैल्यू हमें निकालना, देखो v1 का जो वैल्यू है, v1 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, r1 ओमेगा। तो इनका रिलेशन क्या है, r इंटू ओमेगा ही तो है, तो इसी तरह v2 का वैल्यू कितना होगा, r2 ओमेगा, ऐसे। ये कलर कौन सा कलर हो, चलो जो भी, प्लस नेक्स्ट इसका कितना होगा, हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, फिर प्लस हाफ
mn rn स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। इन सब में आप देख रहे हो इधर हाफ कॉमन आ रहा है, तो हाफ कॉमन ले लेंगे। तो हाफ कॉमन आ गया और अंदर क्या बचेगा यहाँ, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2, हाँ, और इधर mn, और बाहर इधर कॉमन ले लिया हमने ओमेगा, वैसा। ठीक है, अब ये जो कंप्लीट यहाँ पे है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा में। सिग्मा में इसे कैसे लिखेंगे, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू हाफ, हाँ इसे कैसे लिखेंगे, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 टू आई इक्वल टू n एम आई आर आई स्क्वायर और ओमेगा। अब इसे कंपेयर करो, कंपेयर दिस वैल्यू विद काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी, अगर हम इसे वहां से कंपेयर करें, देखो ट्रांसलेटरी मोशन का जो हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। रोटेशन में जो वेलोसिटी है उसका काम कौन करेगा, ओमेगा। हाफ हाफ की जगह है, वी स्क्वायर की जगह ओमेगा है, एम की जगह क्या है, ये एम क्या होता है, मास। मास क्या है ट्रांसलेटरी मोशन में, इनर्शिया, और उसका काम यहाँ पे कौन कर रहा है, ये कंप्लीट टर्म। दैट मीन्स रोटेशन जब होगा तो उसका इनर्शिया को क्या क्या लिखोगे आप, ये लिखो, ये इनर्शिया। इन केस ऑफ रोटेशन ये होगा इनर्शिया। अगर उससे हम कंपेयर करें हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ, उसके बाद इनर्शिया, इनर्शिया आया, मास आया, और इनर्शिया के बाद वेलोसिटी का स्क्वायर। तो इसमें भी क्या है, बिल्कुल ठीक, हाफ, फिर क्या होना चाहिए, इनर्शिया, और फिर वेलोसिटी का स्क्वायर, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ओमेगा होगी। तो उससे कंपेयर करें तो ये चीज क्या है, इनर्शिया। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, तो सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 टू आई इज इक्वल टू n एम आई आर आई स्क्वायर, हमारा क्या होगा, आई, और आई क्या है, मोमेंट ऑफ, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये होगा, ये हमारी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये याद रखोगे आप। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करेगी, केवल मास पे डिपेंड नहीं करेगी, और किस पे करेगी, पोजीशन पे भी करेगी, यानी कि पोजीशन पे ज्यादा करेगी। देखो मास की पावर 1 है, पोजीशन की पावर क्या है 2, तो पोजीशन से ज्यादा अंतर होगा, ठीक है, बजाय मास के। तो इसका मतलब अगर इनर्शिया आपको कम करना है तो सारे पार्टिकल्स के पोजीशन क्या कर दो, एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास ले आओ। तो अगर मैं किसी ऐसी चीज को यूं रोटेट कराऊं, यानी कि जिसके पार्टिकल्स इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के जस्ट पास में हो, तो उसे रोटेट कराना क्या है, इजी। लेकिन इसी के पार्टिकल्स को मैं ऐसे फैला दूं और तब रोटेट कराऊं तो मुश्किल है, तब इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा। क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स के जो इंडिविजुअल पोजीशंस हैं वे एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसीलिए कई सारी चीजें हैं। एक बैले डांसर होती है, आप देखोगे जब वो रोटेट करेगी, अपना एंगुलर मोमेंटम ले रही होगी, तो उसके हाथ और पैर बॉडी से दूर रहेंगे। लेकिन जब वो अब रोटेट करेगी फाइनली, तो फाइनल रोटेशन में अपने हाथ बिल्कुल ऐसे ले आएगी बिल्कुल सर के ऊपर, और पैर बिल्कुल एकदम पास में, यानी कि सारा बॉडी का मास कहाँ होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। और जैसा ही ऐसा करेगी तो उसके रोटेशंस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो बिल्कुल यही है कि रोटेशन बढ़ने का रीजन क्या है, कि अचानक से इनर्शिया क्या कर लिया, कम कर लिया। तो इनर्शिया अगर आप कम करोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कम करोगे, तो ओमेगा की वैल्यू यानी कि रोटेशन बढ़ जाएंगे, क्योंकि रोटेशन करना क्या हो जाएगा, इजी। ठीक है, सो दिस इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया।